सभी का मेरे YouTube चैनल सृजन क्लासेस पे। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने एसएसटी का क्रैश कोर्स का पहला जो टॉपिक था, ये लेक्चर था, वो हम लोगों ने बताया किस तरह से फ्रेडरिक सोरियर ने अपने पेंटिंग के माध्यम से विश्व की परिकल्पना की थी। अब ये अगला टॉपिक जो है, फर्स्ट टॉपिक, इसमें द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। तो एक राष्ट्र का जो विचारधारा होता है वो कैसे डेवलप हुआ, और फ्रांस की क्रांति। आपने क्लास 9 में भी पढ़ा होगा कि फ्रांस में क्रांति क्यों हुई थी। फ्रांस जो था वो एक निरंकुश राजा लुईस 16 के अंडर में था, जो 20 साल की उम्र में राजगद्दी पर बैठा था। और उस समय फ्रांस की हालत बहुत ही दयनीय थी और पूरी जो आम जनता है वो बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि फ्रांस का राजा उस समय उतना वेल क्वालिफाइड नहीं था और उसको जनता के प्रति जवाबदेह नहीं था, जिसके कारण फ्रांस में बहुत सारी दिक्कतें थी, गरीबी थी, बेरोजगारी थी, चीज़ों के दाम बहुत ज़्यादा थे, किसानों का उत्पादन जो था वो नहीं हो रहा था, तो तरह तरह की समस्या थी। तो इसी का क्या करते हैं, विरोध। हाँ, एक और बात थी फ्रांस में, एक और चीज़ था कि फ्रांस में जो बर्थ राइट था, यानी जन्म से ही कुछ लोगों को अधिकार दिया हुआ था। जो नोबल और क्लर्गी जो थे, दो वर्ग थे वहाँ पर, उनको बाय बर्थ बहुत सारा प्रिविलेज दिया जाता था राजा की तरफ से। तो इस तरह का फ्रांस का छोटा सा बैकग्राउंड है। अब हम लोग थोड़ा इसमें चैप्टर में घुसते हैं। कैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन ने एक राष्ट्र बनने की परिकल्पना को, एक राष्ट्र बनने के आइडिया को डेवलप किया। ठीक है, तो फ्रांस चूँकि फ्रांस में राष्ट्रवाद सबसे पहले आया फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान 1789 में, 1789 में। ठीक है, तो 1789 में ये ऑब्सोल्यूट मोनार्की के अंडर में था, जिसका राजा लुईस 16 था। फ्रेंच रेवोल्यूशन से क्या हुआ कि सत्ता निकलकर, यानी कि राजाओं के हाथों से निकलकर जनता के हाथों में चली गई और वहाँ पे रिपब्लिक की स्थापना हुई। ठीक है, जब रिपब्लिक की स्थापना हुई तो वहाँ बहुत सारा चेंजेस हुआ और पूरे फ्रांस की भाग्य जो था, डेस्टिनी बदल गई। ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन जो था उसमें बहुत सारा प्रैक्टिस किया गया उस समय जनता के द्वारा, जो उस समय लीड कर रहे थे, जो नेशनल असेंबली थी वो लीड कर रही थी। जो मध्यम वर्ग के जो लोग हैं वो उस असेंबली के मेन प्रतिनिधि लोग थे, तो वो लोग लीड कर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया कि जो भी समाज में परिवर्तन हुआ, जब सत्ता जनता के पास आई, तो उन लोगों ने बोला कि अगर हम एक ही ज़मीन के लोग हैं, एक ही कस्टम के लोग हैं, तो एक कॉमननेस की भावना लोगों में जगाने के लिए अपने भूमि को ला पैट्री, यानी कि फादरलैंड है ना, हम लोग अपने मातृभूमि को क्या बोलते हैं, माता बोलते हैं, भारत भूमि बोलते हैं, माँ से प्रोक्लेम करते हैं, लेकिन उन लोगों ने फादरलैंड कहा। उसके बाद जो नागरिक थे वहाँ पे ले सिटियोन, यानी कि पहले सर, मैडम, ठीक है, इस तरह का फ्रेंच में, उनका अपना फ्रेंच में बोलने का तरीका था, तो वैसे सर मैडम से बोलते थे। तो इस जनता ने कहा कि सब लोग नागरिक एक समान है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा, सबको समान सिटीजन के रूप में कहा जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर कहा गया कि सबको इक्वल राइट मिलेगा कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे, और एक राष्ट्रीय झंडा तय किया गया 3 कलर का। ठीक है, जो पहले के जो राजा थे वो अपने अपने हिसाब से झंडा बनवाते थे, उस झंडा को रिप्लेस किया गया। ठीक है, नए गाने लिखे गए, कस्में खाए गए। ठीक है, उसके बाद शहीदों का बलिदान के ऊपर मेमोरियल सब बनाया गया, उनको सम्मान दिया गया जो सम्मान उनको मिलना चाहिए था। ठीक, उसके बाद यूनिफॉर्म लॉ बनाया गया सिटीजन्स के लिए, और जो एक्साइज ड्यूटी, टैक्स ड्यूटी, जो कस्टम ड्यूटी लगता था ट्रेड पर, उस सबको ख़त्म कर दिया गया। वेट्स और मेजर्स जो थे, यानी कि नाप तोल की जो प्रक्रिया थी, उसको भी स्टैंडर्डाइज किया गया। और जो बोली थी पेरिस में जो भाषा थी बोली, उसको फ्रेंच जो था उसको नेशनल लैंग्वेज घोषित कर दिया गया। तो ये से कुछ इम्प्रूवमेंट है जो उस समय हुआ था फ्रांस में, जब मोनार्की के हाथ से शासन निकल के जनता के पास आ गई थी। तो ये सब इम्प्रूवमेंट याद रखिएगा कि व्हाट क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि हाउ डिड फ्रांस, ठीक, कंट्रीब्यूट टू बिल्ड अ नेशन स्टेट इन यूरोप, बीच में बताते जाएंगे।
आपको देखिए, आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, कान में हेडफोन लगा के मस्त तरीके से कान में जैसे सोते समय कान में हेडफोन लगा लीजिए, बस कहानी की तरह सुनते जाइए। ठीक है, इस तरह से आपका एक बिल्डअप हो जाएगा और अपने आप आपका इम्प्रूव हो जाएगा। आपके पास कंटेंट दिमाग में बन जाएगा कि आप कैसे अपना आंसर लिख सकते हैं। इतना नॉलेज के बाद आप आंसर कहीं से भी क्वेश्चन पूछेगा आप लिख के जरूर आइएगा, ये मेरा दावा है। आगे बढ़ते हैं। तो अब जो क्रांतिकारी लोगों ने डिसाइड किया कि जिस तरह से फ्रांस में कॉमननेस और नेशन स्टेट बना है, वैसा ही हम यूरोप के दूसरे पार्ट में भी डेस्पोटिज्म या निरंकुशवादी सरकार को हटा करके ऐसा ही नेशन स्टेट बनाया जाए। तो इसीलिए क्या करते हैं, यूरोप से निकल करके कुछ पढ़े लिखे लोग, मिडिल क्लास के लोग जो थे, वो जैकोबिन क्लब बनाते हैं और कैंपेन चलाते हैं फ्रांस से बाहर। हॉलैंड जाते हैं, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड। ये उस समय की बात है जब उस समय नेपोलियन इस चीज़ को कर रहा था। नेपोलियन जब आया तो नेपोलियन के आने के बाद उसने नेशनलिज्म की भावना फ्रांस से बाहर पूरे यूरोप में फैलाया और हॉलैंड, स्विट्ज़रलैंड, इटली, बेल्जियम, इन सब जगहों पर वहाँ के राजाओं को हरा करके वहाँ पर भी अपना सत्ता स्थापित किया और बहुत सारे उसने राइट्स भी दिए जनता को, बहुत सारा चेंजेस किया। नेपोलियनिक कोड लगाया 1804 में। उसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। तो इस तरह से फ्रांस का क्या काम रह गया कि the France decided to establish democratic nation state system in other part of Europe. So the Napoleon sent his army to the other countries like Holland, Switzerland, Belgium, Italy, etc. ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। नेपोलियन अब आ गया है। अब जैसे आपका नेपोलियन आ गया। देखिए, फ्रांस का पहले हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। फ्रांस में सबसे पहले लुई 16 राजा कर रहा था। लुई 16 के बाद आया नेशनल असेंबली, उसने संविधान बनाया 1791 में। ठीक है, याद रखिएगा। 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है। बनने के बाद कुछ दिन शासन करता है। शासन करने के बाद जैकोबिन क्लब बनता है। उसमें से एक तानाशाह निकल के आता है, इसका नाम था रोबेस्पेरी। वो रीजन ऑफ टेरर लगाता है। ठीक है, तो उस समय उस शासन को कहा जाता है कन्वेंशन। उसके बाद जब उसको अपने ही लोग उसको जब मार देते हैं, तो मारने के बाद एक और शासन बनता है जो समाज के जो उच्च वर्ग के लोग जो है उनके हाथ में शासन चला जाता है। तो उसको बोलते हैं फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल, जिसमें 5 मेंबर रहते हैं। तो 5 मेंबर भी आपस में लड़ रहे थे, ठीक से काम नहीं कर रहे थे। तब इसी का फ़ायदा उठाकर और नेपोलियन जो है वो फ्रांस की जो गद्दी है उसको एक्सेप्ट कर लेता, मतलब ओवर रूल कर लेता है और उस पर कब्जा कर लेता है। 1804 में वो खुद को राजा वहाँ का फिर से घोषित कर देता है। ठीक है, तो ये ब्रीफ हिस्ट्री है आपको फ्रांस के बारे में। इसके बाद भी चलेगा, फ्रांस के बाद नेपोलियन के बाद का भी कहानी हम बताएंगे, आगे बढ़ेंगे जैसे जैसे वो पता चलेगा। ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट में चलना है, बिल्कुल टू द पॉइंट, फालतू चर्चा भी नहीं करेंगे और हेडफोन लगा के बिल्कुल आराम से सुनते जाइए। ठीक है, अब क्या हुआ कि जब ये टेरिटरी जब कंट्रोल में आने लगी नेपोलियन के, तो नेपोलियन जब भी जहाँ जाता था तो बड़ा स्वागत करती थी जनता। बोलती थी कि हमारे राजा के निरंकुश शासन से हमें आज़ादी दिलाने वाला कोई और है तो नेपोलियन है। ठीक है, तो मोनार्की को ख़त्म कर दे, वहाँ जो निरंकुश शासन था उसको ख़त्म करके नेपोलियन अपना शासन लगा देता था। ठीक है, तो फ्रांस में जो था डेमोक्रेसी चूँकि ख़त्म हो गई थी, लेकिन फिर भी क्या था, उसने बहुत सारा ऐसा सिद्धांत अपनाया जिससे लोग खुश थे। उसने एक सिविल कोड, क्वेश्चन पूछता है व्हाट वाज द सिविल कोड ऑफ 1804 इम्प्लीमेंटेड बाय द नेपोलियन। तो पूछेगा नेपोलियन कोड के तहत पहली बात कि जन्म से किसी को अधिकार नहीं दिया जाएगा, पहला। दूसरा, सभी लोग समान हैं कानून के सामने, चाहे अमीर हो चाहे गरीब, और राइट टू प्रॉपर्टी। 3 कोड का 3 नियम था। पहला नियम फिर से रिवाइज कर देते हैं, जन्म से किसी को अधिकार कुछ भी नहीं मिलेगा। तो उसके बाद दूसरा है कि लॉ के सामने सब बराबर रहेंगे और प्रॉपर्टी का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी मिलेगा सबको। ये कोड जो था उसे फ्रेंच कंट्रोल और जगह पर फैला। आपकी जो नेपोलियन का राज जो था स्विट्ज़रलैंड, इटली, जर्मनी, ये सब जगह पर। तो नेपोलियन क्या करता था, इन जगहों पर हमला करता था, लूटता था और वहाँ पे कब्जा करता था। वहाँ के राजा को हरा करके अपना शासन लगाता था और अपने रिश्ते संबंधी को वहाँ पे रूल करने के लिए छोड़ के वापस फ्रांस चला आता था। तो वहाँ उनके सैनिक रहते थे। तो सैनिक की अलग मंशा थी, वो अलग तरह से शोषण करने लगे थे उन लोग का बाद में।
ठीक है। तो लेकिन शुरू में नेपोलियन क्या करता है, और भी सारा काम करता है। वो फेडरल सिस्टम को ख़त्म कर देता है। फेडरल सिस्टम मतलब होता है सामंतवादी व्यवस्था को ख़त्म कर देता है, सेफड्रम को ख़त्म कर देता है, गुलामी प्रथा को ख़त्म कर देता है ना। उसके बाद टाउन्स में जो गिल्ड्स का जो गिल्ड्स मतलब होता है कि जो बड़े बड़े जो बिजनेसमैन थे वो गिल्ड बना कर रहते थे, तो उसको रिस्ट्रिक्शन को ख़त्म कर देता है, कम्युनिकेशन सुधारता है, पीजेंट्स, वर्कर्स, ये सब जो नए बिजनेसमैन हैं उसके लिए जो टैक्स बैरियर है उसको भी ख़त्म कर देता है। तो ये सब जो कुछ अच्छे अच्छे काम करने के कारण जो है ना नेपोलियन बड़ा फेमस हो जाता है। ठीक। उसके बाद बिजनेसमैन स्मॉल स्केल वाले जो है लोग वो क्या करते हैं, यूनिफॉर्म लॉ उनके लिए लगा देता है, वेट और मेजर को स्टैंडर्डाइज कर देता है। ठीक है। करेंसी जो होता है वो सब, उसको पहले करेंसी बहुत हुआ करती थी, तो करेंसी को 2 से 3 कर दिया जाता है। करेंसी चाहे जो नापन प्रक्रिया है, वेट्स मेज़र है। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, अगर आप मान लेते हैं कि इंडिया का बात करते हैं, बॉम्बे में मान लेते हैं कि 1 किलो 900 ग्राम के बराबर है। आप दिल्ली चले जाइए तो वो 1100 ग्राम के बराबर हो जाएगा, और कहीं जाइए तो 750 ग्राम के बराबर हो जाएगा। तो ये डिफरेंसेस रहता था। तो ऐसा ही डिफरेंस यूरोप में था, हर पद्धति में, नापन में, ठीक है, वेट्स में, मेज़र में, उस सब को क्या कर देता है, इक्वल कर देता है। ठीक है। तो ये सब कुछ सुधारात्मक काम करता है ताकि आसानी से व्यापार हो सके, किसी को कोई तकलीफ ना हो व्यापार करने में। ठीक है। उसके बाद फिर नेपोलियन क्या करता है कि जैसे जैसे कब्जा करते जाता है, बहुत सारे देश पर कब्जा करता है, जैसे हॉलैंड, स्विट्ज़रलैंड, ब्रुसेल्स, ठीक है, इन सब देश पर कब्जा करके वहाँ पर रूल अपना साबित करता है। जब रूल करता है तो वहाँ के अपने सैनिकों को वहाँ छोड़ देता है और उनका कोई लीडर बना के छोड़ देता है। अब क्या करते हैं, इसकी अनुपस्थिति में, नेपोलियन के अनुपस्थिति में उन लोग जनता को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। टैक्स बढ़ा देते हैं, सेंसरशिप लगा देते हैं, करप्शन करने लगते हैं। ठीक है। तो जनता को किसी न किसी तरह से परेशान करते हैं, तो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, ये अनफेमस हो जाते हैं, जिनके कारण अनफेमस होने के कारण धीरे धीरे अब नेपोलियन का भी विरोध होने लगता है। ठीक है। अब जो मेन पावर सब थी, जैसे कि ऑस्ट्रिया, पर्सिया, ब्रिटेन, ठीक है, और ये सब मिल करके, और रसिया, ये सब मिल करके चाह रही थी कि नेपोलियन को हरा दे, क्योंकि नेपोलियन को रोक पाना उसमें बहुत संभव था। नेपोलियन हर लड़ाई जीत जाता था, किसी भी देश में जाता वो हमेशा जीत जाता, बहुत ही महत्वाकांक्षी था। नेपोलियन के बारे में 2 शब्द बोल देते हैं। नेपोलियन जो था, उनका जन्म फ्रांस के कोर्सिका एक छोटे से नगर में हुआ था। ठीक है। उसने मिलिट्री की पढ़ाई की थी फ्रांस में रह करके, मिलिट्री स्कूल में, और वहाँ में सेना में भर्ती हो गया था। बहुत ही मतलब आशावादी था और बहुत ही मेहनती था, इसीलिए जल्दी जल्दी उसको प्रमोशन मिलते चला गया। और जब डायरेक्टिव प्रिंसिपल था फ्रांस में, तब वो क्या बन गया था, जनरल तक बन गया था। और जनरल बनने के बाद तो खुद वो राजा बन ही जाता है, और उसके बाद बहुत सारी लड़ाइयाँ फ्रांस के लिए जिता के भी लाता है, और अपने लिए भी बहुत सी लड़ाइयाँ जीतता भी है। तो नेपोलियन के बारे में कहा जाता है कि उसने अपने जीवन में कभी हार का सामना नहीं किया, लेकिन हाँ हारता है, और जब हारता है तो बहुत बुरी तरह से हारता है 1815 में। ठीक है। उसका भी कहानी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक। तो ये नेपोलियन का यहाँ तक आपको इस टॉपिक में नेपोलियन तक का यहाँ तक का पढ़ना था। और ये जो आपका एक पिक्चर दिया हुआ है, इसमें नेपोलियन को एक मैसेंजर के रूप में दिखाया है। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, इमेज दे देगा और पूछ देगा इस पिक्चर में कौन है और क्या बताने की कोशिश कर रहा है। तो इस पिक्चर में है ना, इस पिक्चर में नेपोलियन को एक मैसेंजर बताया है, और जब ये फ्रांस लौट रहा था तो इसके जितने जीते हुए राष्ट्र थे वो धीरे धीरे इसके चंगुल से छूटते होते जा रहे थे और निकलते जा रहे थे और स्वतंत्र होते जा रहे थे। तो ये चीज़ें दिखा रहा है। पहले तो बहुत जीता, और 1815 तक आते आते धीरे धीरे ये हारने लगा। तो वही चीज़ जो है, ये सब एक एक करके इसके पावर से बहुत सारे राष्ट्र स्वतंत्र हो रहे थे। क्यों ऐसे हो रहे थे कि ऑस्ट्रिया, पर्सिया, ब्रिटेन, रसिया, ये सब जब मिल के इसके साथ इकट्ठे हो करके जब लड़ते हैं तो बेचारा हारेगा ही, अकेला पड़ गया था, इसीलिए से। ठीक है। तो यहाँ तक आपका इस टॉपिक का फर्स्ट पार्ट का लेक्चर था। तो आप लोगों ने बड़े ध्यान से सुना, उसके लिए धन्यवाद। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अगर अच्छा लगता है तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है।
मैं वीडियो बनाता रहूँगा और स्टूडेंट के सफलता के लिए, उनके इम्प्रूवमेंट के लिए हर संभव प्रयास मुझे जितना आता है, मुझे जिससे हो सकेगा उतना मैं करूँगा। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत मेरे चैनल पे आने के लिए, मेरा वीडियो देखने के लिए और अपने आप को नॉलेज बढ़ाने के लिए। एक और बात बता देते हैं, कान में हेडफोन डालिए और पूरा कहानी पूरा सुन जाइए। अब इसके बाद क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो आप बिल्कुल नहीं चूकिएगा, ठीक है। फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, जिसका अगले टॉपिक के साथ। हर टॉपिक वाइज हम आप समझाते जा रहे हैं, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे और कोई भी ऐसा चीज़ नहीं छोड़ेंगे जिससे क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।